मतलब जरा कल्पना कीजिए, एक अदालत का कमरा है जो खचाखच भरा हुआ है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वकील अपनी फाइलें पलट रहे हैं और कटघरे में गवाही देने के लिए किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी और को बुलाया जाता है। बिल्कुल, गवाही देने के लिए एक नदी को बुलाया जाता है। हाँ, ये सच में मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म या फैंटेसी नॉवेल का सीन लगता है ना? सही कहा। हाँ, शुरू करते हैं। शोध पत्र की शुरुआत में ही लेखिका ने एक बहुत ही मजबूत नींव रखी है। पेपर पढ़ते हुए एक अंग्रेजी की लाइन ने मेरा ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। मैं उसे हूबहू पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल पढ़िए। इसमें लिखा है, द करंट एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस इज विटनेसिंग अ रिवाइवल ऑफ द राइट्स ऑफ नेचर मूवमेंट. Dissatisfied with the anthropocentric bias existing in the current environmental jurisprudence, the legal systems have started exploring alternate methods such as recognizing the rights of nature as a means for the protection of natural ecological systems. इस लाइन में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है एंथ्रोपोसेंट्रिक बायस। हाँ। मैं सोच रहा था कि ये मानव केंद्रित पक्षपात असल में क्या है। देखिए, अगर हम इसे जुरिस्प्रूडेंस के नजरिए से बहुत ही आसान भाषा में समझें तो पारंपरिक कानून हमेशा से ये मानता आया है कि इस पूरी पृथ्वी के केंद्र में सिर्फ इंसान है। मतलब सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल, यही एंथ्रोपोसेंट्रिक सोच है। हमारे पुराने कानूनी ढांचे में प्रकृति को केवल एक संपत्ति या प्रॉपर्टी माना गया है, एक संसाधन की तरह। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे प्रकृति एक वेंडिंग मशीन है। हम वेंडिंग मशीन की परवाह केवल तब तक करते हैं जब तक वो हमें कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स दे रही है, और जिस दिन वो खराब हो जाती है हम उसे कबाड़ में डाल देते हैं। एकदम सही। यानी पुराने कानूनों के अनुसार एक पेड़ या एक नदी का अपना खुद का कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका मूल्य सिर्फ इस बात से तय होता है कि वे इंसानों के कितने काम आ रहे हैं। ठीक कहा आपने। लेकिन ये जो राइट्स ऑफ नेचर मूवमेंट है जिसका जिक्र पेपर में किया गया है, ये इस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो ये मूवमेंट क्या कहता है? ये मूवमेंट कहता है कि प्रकृति के पास अस्तित्व में रहने के अपने अंतर्निहित मॉरल राइट्स है। मॉरल राइट्स? हाँ, एक नदी को सिर्फ इसलिए नहीं बचाया जाना चाहिए क्योंकि वो इंसानों की खेती के लिए पानी देती है या कारखानों में काम आती है, बल्कि उसे इसलिए बचाया जाना चाहिए क्योंकि एक नदी होने के नाते उसे स्वतंत्र रूप से बहने का अधिकार है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन ये विचार रातों रात तो पैदा नहीं हुआ होगा। नहीं, रातों रात तो बिल्कुल नहीं हुआ। प्रोफेसर के नोट्स हमें 1972 के एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण मिले जाते हैं। वे बताते हैं कि प्रोफेसर क्रिस्टोफर स्टोन नाम के एक व्यक्ति ने शुड ट्रीज हैव अ स्टैंडिंग नाम का एक लेख लिखा था। हाँ, और उस लेख ने कानूनी दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया था। स्टोन के उस लेख की एक सटीक अंग्रेजी पंक्ति हमारे स्रोत में दी गई है। मैं उसे यहाँ पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ी अजीब भी है और बहुत गहरी भी है। हाँ, वो लाइन वाकई बहुत दिलचस्प है। उन्होंने लिखा था, वन ought, I think, to handle the legal problems of natural objects as one does the problems of legal incompetence, human beings who have become vegetable. सच कहूं तो पहली बार पढ़ने पर यह तुलना बहुत ही अटपटी लगती है। एक विशाल बहती हुई नदी की तुलना एक ऐसे इंसान से करना जो कोमा में है। देखिए, सतही तौर पर यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के कानूनी तर्क को देखें तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? उस समय स्टोन के आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क ये था कि अदालत में राइट्स केवल उसे दिए जा सकते हैं जो अपनी बात खुद कह सके। अच्छा, मतलब जो खुद अपना बचाव कर सके? हाँ, नदियां, पेड़ या पहाड़ कोर्ट में आकर गवाही नहीं दे सकते, इसलिए उनके पास अधिकार नहीं हो सकते। ये तर्क बहुत ही सीधा और तार्किक लगता था। हाँ, जाहिर है कि एक नदी तो जज के सामने आकर ये नहीं कह सकती कि योर ऑनर, इस फैक्ट्री ने मुझ में कचरा डाला है। बिल्कुल, और यहीं पे क्रिस्टोफर स्टोन ने अपनी वो प्रसिद्ध तुलना की। उन्होंने पूछा कि क्या हमारा कानून केवल उन लोगों को अधिकार देता है जो बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक कोमा में गया हुआ मरीज बोल नहीं सकता, एक नवजात शिशु अपनी बात नहीं कह सकता, और यहाँ तक कि एक गर्भ में पल रहा फीटस भी अदालत में अपना पक्ष नहीं रख सकता। सही बात है, लेकिन फिर भी क्या हम ये कहते हैं कि इनके पास अपने मॉरल राइट्स या कानूनी राइट्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। कानून उनके अधिकारों की पूरी रक्षा करता है। यही स्टोन का मुख्य बिंदु था। जिस तरह से एक मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति या फीटस के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून एक वकील या अभिभावक नियुक्त करता है, ठीक वैसे ही हम प्रकृति के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। नदियां बोल नहीं सकती, लेकिन वे जीवित हैं और उनके पास अंतर्निहित राइट्स हैं।
तो इस कानूनी व्यवस्था में नदियों को कानून की नज़र में एक ज्यूरिस्टिक पर्सन मान लिया जाता है। हाँ, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन। और क्योंकि एक ज्यूरिस्टिक पर्सन जो कि एक नदी है, खुद चलकर किसी वकील के दफ्तर नहीं जा सकती, इसलिए उसके लिए एक गार्जियन या अभिभावक नियुक्त किया जाता है जो उसकी तरफ से फैसले लेता है और उसके हकों की लड़ाई लड़ता है। गार्डियनशिप का ये मॉडल वाकई बहुत ही व्यवहारिक लगता है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये काम भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। स्रोत में इसका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण इक्वाडोर का दिया गया है। हाँ, 2008 में इक्वाडोर ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया था। वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता दी। उन्होंने पचामामा, जिसे हम मदर नेचर या धरती माता कहते हैं, उसके अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। और प्रोफेसर के नोट्स में ये बताया गया है कि ये कदम एंडीज पहाड़ों के स्वदेशी केचुआ लोगों की एक पुरानी विचारधारा पर आधारित था, जिसे बुएन विवर कहते हैं। हाँ, बुएन विवर। इसका विचार बहुत ही गहरा है। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक विकास करना या पैसा कमाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल बिठाकर जीवन जीना। तो इक्वाडोर ने ये स्पष्ट कर दिया कि पचामामा के पास अपने जीवन चक्र और अपनी संरचना को बनाए रखने के स्वतंत्र मोरल राइट्स हैं। बिल्कुल, ये तो हुई इक्वाडोर की बात। लेकिन तान्या मलिक के शोध पत्र का असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम अलग-अलग देशों की नदियों के विशिष्ट केस स्टडीज का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण करते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। चलिए दुनिया के नक्शे पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और न्यूजीलैंड चलते हैं। चलिए। वहां की वंगानुई नदी के बारे में पेपर में एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक पंक्ति लिखी गई है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, जरूर। The new legal entity was designated as Te Awa Tupua, which constitutes an indivisible and living whole from the mountains to the sea, incorporating the Wanganui River and all of its physical and metaphysical elements. ये फिजिकल और मेटाफिजिकल वाला हिस्सा थोड़ा जटिल लगता है। इसे समझने के लिए हमें वहाँ की माओरी जनजाति के नजरिए को समझना होगा। अच्छा। न्यूजीलैंड का ये 2017 का कानून केवल पानी के एक स्रोत को बचाने की कोशिश नहीं था। माओरी लोग इस नदी को अपनी जीवित पूर्वज मानते हैं, जिसे वे तुपुना कहते हैं। तुपुना मतलब उनके लिए नदी सिर्फ पानी नहीं है। नहीं, वो एक जीवित सत्ता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान इस नदी का बहुत दोहन हुआ, जिससे माओरी लोगों को लगा कि उनके पूर्वज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जब कानून ने नदी को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन घोषित किया और उसका नाम ते अवा तुपुआ रखा, तो उन्होंने इसमें भौतिक यानी फिजिकल पानी और पहाड़ों के साथ साथ आध्यात्मिक यानी मेटाफिजिकल मान्यताओं को भी शामिल कर लिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नई कानूनी सत्ता के लिए 2 गार्जियन बनाए गए। हाँ, एक प्रतिनिधि न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से और एक प्रतिनिधि माओरी जनजाति की तरफ से। ये तो को-मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये एक आदर्श संतुलन था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अलग-अलग देशों ने अपने अपने सांस्कृतिक नजरिए से इस ज्यूरिस्टिक पर्सन के विचार को अपनाया। सही कहा आपने। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में देखने को मिलता है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड के फैसले के तुरंत बाद 2017 में ही भारत के उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। शोध पत्र में उस फैसले की एक सटीक अंग्रेजी पंक्ति दी गई है जो भारतीय संदर्भ को बहुत स्पष्ट करती है। हाँ, वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ता हूँ। All the Hindus have deep आस्था in rivers Ganga and Yamuna, and they collectively connect with these rivers. Rivers Ganga and Yamuna are breathing, living and sustaining the communities from mountains to sea. भारत के इस फैसले का ज्यूरिस्प्रूडेंस के नजरिए से विश्लेषण करना सच में बहुत ही आकर्षक है। कैसा? जहां न्यूजीलैंड ने पूर्वज या तुपुना के विचार का उपयोग किया, वहीं भारतीय अदालत ने आस्था के विचार को एक कानूनी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और प्रोफेसर के नोट्स यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी इतिहास की ओर ध्यान दिलाते हैं। हाँ, वे बताते हैं कि भारत में ये कोई बिल्कुल नया विचार नहीं था। भारत में एक हिंदू देवता या मंदिर में स्थापित मूर्ति को पहले से ही एक ज्यूरिस्टिक पर्सन मानने की बहुत पुरानी कानूनी परंपरा रही है। बिल्कुल। भगवान के नाम पर जमीन खरीदी जा सकती है, बैंक खाते खोले जा सकते हैं और उनके नाम पर मुकदमे भी लड़े जा सकते हैं। तो अदालत ने बिल्कुल इसी पुराने कानूनी सिद्धांत का विस्तार करते हुए गंगा और यमुना को भी जीवित संस्था घोषित कर दिया। चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था इन नदियों से जुड़ी है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये नदियां भी ज्यूरिस्टिक पर्सन हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा मोड़ है जिस पर प्रोफेसर ने बहुत जोर दिया है। हाँ, फैसले में केवल अधिकारों की बात नहीं की गई है, बल्कि स्पष्ट रूप से नदियों की ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज यानी कर्तव्यों और देनदारियों का भी जिक्र किया गया है। ये कर्तव्यों और देनदारियों वाली बात सच में दिमाग को झकझोरने वाली है। अगर एक नदी इंसान की तरह एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है,
तो क्या उसके ऊपर इंसानों की तरह ही जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं? हम इस सवाल पर चर्चा के अंत में जरूर वापस आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कानूनी पेच है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले इस विश्व यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कोलंबिया का केस देखते हैं। कोलंबिया का केस भी बहुत अनोखा है। वहां अत्रातु नदी और बाद में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अधिकार दिए गए। पेपर में इसके लिए एक बहुत ही खास टर्म का इस्तेमाल हुआ है। पंक्ति कुछ इस तरह है। हाँ, पढ़िए। The conceptualization of the biocultural rights considers the community perception of the river as a spiritual being or ancestor which provides for life sustenance and needs and which deserves to be respected and protected. ये बायोकल्चरल राइट्स की अवधारणा क्या है? कोलंबिया के कोर्ट का नजरिया बहुत ही समग्र था। बायोकल्चरल राइट्स को समझने के लिए आप इसे ऐसे सोचिए। मान लीजिए आपके परिवार में सदियों पुरानी कोई डायरी या कोई ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है। वो आपके परिवार के इतिहास और पहचान का नुकसान है। तो कोलंबिया की अदालतों ने जीव विज्ञान और मानव संस्कृति को एक ही कानूनी अधिकार में मिला दिया। बिल्कुल। उनका तर्क था कि अत्रातो नदी का इकोसिस्टम और वहां के स्वदेशी समुदायों की संस्कृति आपस में इस तरह गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई नदी में प्रदूषण फैलाता है तो वो सिर्फ पर्यावरण कानून नहीं तोड़ रहा, बल्कि वो उस समुदाय के सांस्कृतिक अस्तित्व और उनके आध्यात्मिक अधिकारों पर भी हमला कर रहा है। सही कहा। वहां की अदालतों ने संसद के किसी नए कानून का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसी बायोकल्चरल सिद्धांत के आधार पर फैसले सुना दिए। ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक कानूनी कदम था। हाँ, बहुत साहसिक। और साहसिक कदमों की बात करें तो हमें कनाडा की मैगपाई नदी के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। कनाडा का केस तो सच में क्रिस्टोफर स्टोन के सपने को सच करता है। हाँ, तानिया मलिक के पेपर में इसका जो जिक्र है वो कमाल है। स्रोत की ये पंक्ति देखिए। In fact, the resolutions recognized 9 riverian rights of river magpie, including the rights to evolve naturally and be protected, be free of pollution and sue. राइट टू सू मतलब मुकदमा करने का अधिकार। हाँ, मुकदमा करने का अधिकार। मतलब क्या अब हमें किसी दिन ये खबर पढ़ने को मिलेगी कि एक नदी ने अपने लिए किसी महंगे कॉर्पोरेट वकील को काम पर रख लिया है? ये सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन कानूनी रूप से ये एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे? कनाडा के क्यूबेक प्रांत में इनू काउंसिल ने मैगपाई नदी को सिर्फ बचाने का एक साधारण प्रस्ताव पास नहीं किया, बल्कि उसे 9 बहुत ही विशिष्ट राइट्स दिए। और इसमें राइट टू सू यानी मुकदमा करने का अधिकार सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है। बिल्कुल। अब अगर कोई खनन कंपनी या फैक्ट्री इस नदी में जहरीला रसायन छोड़ती है, तो नदी के गार्जियन यानी इनू काउंसिल के लोग नदी की तरफ से सीधा कोर्ट में हर्जाने का मुकदमा ठोक सकते हैं। तो नदी अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो कानूनी लड़ाई लड़ने वाली एक सक्रिय ज्यूरिस्टिक पर्सन बन गई है। एकदम सही। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया एकदम सही दिशा में जा रही है। हर जगह नदियों को इंसान का दर्जा मिल रहा है, उनके अधिकार सुरक्षित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि हर चीज इतनी सीधी नहीं होती। जहाँ हमारे स्रोत की लेखिका तानिया मलिक और प्रोफेसर दोनों मिलकर इस पूरी व्यवस्था की एक बहुत ही गंभीर आलोचना सामने रखते हैं। और ये आलोचना बहुत जरूरी भी है। शोध पत्र की सबसे अहम थीसिस प्रस्तुत करने वाली ये सटीक अंग्रेजी पंक्ति बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, वो पंक्ति क्या है? The selective conferment of the river personhood status on religious or cultural basis will ultimately weaken the rights of nature movement. ये इस पूरे विषय की सबसे गहरी और सबसे जरूरी आलोचना है। मतलब लेखिका ये सवाल उठा रही हैं कि क्या हम सही मायनों में प्रकृति को अधिकार दे रहे हैं या हम सिर्फ इंसानी आस्था को अधिकार दे रहे हैं? बिल्कुल। सोचिए, न्यूजीलैंड में नदी को ज्यूरिस्टिक पर्सन का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि माओरी उसे पूर्वज मानते हैं। भारत में गंगा और यमुना को दर्जा इसलिए मिला क्योंकि हिंदुओं की उनमें अगाध आस्था है। कोलंबिया में संस्कृति के कारण अधिकार मिले। तो इसमें समस्या क्या है? कारण चाहे जो भी हो, नदी तो बच रही है ना? समस्या ये है कि ये दृष्टिकोण ज्यूरिस्प्रूडेंस के मूल सिद्धांत यानी समानता के खिलाफ है और बहुत ही भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण कैसे? लेखिका का तर्क है कि अगर राइट्स केवल इंसानी आस्था या संस्कृति के आधार पर दिए जाएंगे, तो उन नदियों या झरनों का क्या होगा जिनकी कोई पूजा नहीं करता, जिनका कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं है? क्या एक गुमनाम और शायद देखने में बदसूरत लगने वाली नदी के पास साफ बहने के मॉरल राइट्स नहीं है? अब मैं समझ पा रहा हूं। अगर हम अधिकारों का आधार सिर्फ इंसानी जरूरत या इंसानी आस्था को बना देंगे, तो हम अनजाने में उसी एंथ्रोपोसेंट्रिक सोच में वापस लौट जाएंगे जिससे हम शुरुआत में बचना चाहते थे। हम फिर से यही कह रहे हैं कि प्रकृति का मूल्य तभी है जब इंसान उसे महत्व दे। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है।
आप एक नदी को इंसान मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो आपकी किसी धार्मिक मान्यता को पूरा करती है। जबकि मॉरल राइट्स हर प्राकृतिक तत्व के समान होने चाहिए। जैसे हमारे समाज में हर इंसान के पास जन्म से ही कुछ बुनियादी राइट्स होते हैं, चाहे वो इंसान समाज में बहुत प्रसिद्ध हो या कोई उसे ना जानता हो। ठीक उसी तरह प्रकृति के हर अंश के पास समान अधिकार होने चाहिए। अगर ये चयनात्मक रवैया जारी रहा तो राइट्स ऑफ नेचर मूवमेंट की मूल आत्मा ही मर जाएगी। और इसी समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान हमें एक ऐसे देश से मिलता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, बांग्लादेश। 2019 के तुराग नदी केस के फैसले की ये सटीक पंक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे पेपर की सबसे सशक्त लाइन लगी। हाँ, वो लाइन मैं सुनना चाहूंगी। All rivers flowing inside and through Bangladesh will also get the same status of legal persons or legal entities or living entities. सभी नदियां। ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर है। बांग्लादेश का ये फैसला सच में ऐतिहासिक है और दुनिया के लिए एक मिसाल है। वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने ये नहीं देखा कि कौन सी नदी पूजनीय है या कौन सी नदी पवित्र है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपनी सभी नदियों को ज्यूरिस्टिक पर्सन का दर्जा दे दिया। इसके लिए वहां की कोर्ट ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया। श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन आखिर क्या होता है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों की मालिक नहीं है, बल्कि वो केवल एक पार्क रेंजर या ट्रस्टी की तरह है। प्रकृति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। बिल्कुल। और सरकार का काम है जनता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संभाल कर रखना। प्रोफेसर के नोट्स में यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कोर्ट ने नदियों के लिए गार्जियन भी नियुक्त किया है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन कमीशन यानी NRCC। हाँ, और कोर्ट ने NRCC को कानूनी रूप से पर्सन इन लोको पेरेंटिस नियुक्त किया है। पर्सन इन लोको पेरेंटिस ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है माता पिता की जगह। बिल्कुल। इसे आप ऐसे जोड़कर देख सकते हैं जैसे हमने शुरुआत में फीटस के अधिकारों की बात की थी। हाँ। जिस तरह एक माता पिता अपने अजन्मे फीटस या बच्चे के मॉरल राइट्स और हकों की निस्वार्थ भाव से रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह अब बांग्लादेश की सरकार हर एक नदी की रक्षा करेगी। ये किसी धार्मिक आस्था पर नहीं बल्कि शुद्ध रूप से कानूनी और नैतिक समानता पर आधारित है। तो तानिया मलिक के शोध पत्र और प्रोफेसर के इन शानदार नोट्स के विस्तृत लाइन बाय लाइन विश्लेषण के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कानून और न्याय को अंधा होना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी नदी पूजनीय है और कौन सी नहीं। प्रकृति का हर अंश समान अधिकारों का अधिकारी है। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के विकास का एक बिल्कुल नया और बहुत ही रोमांचक दौर है। ये ज्ञान हम सब के लिए इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हमें अपना नजरिया बदलना होगा। प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं है जिसका हम अपनी मर्जी से और अपने लालच के लिए दोहन करें। वो हमारे बराबर की एक कानूनी इकाई है जिसके अपने राइट्स हैं। ये पूरी चर्चा सच में प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करें, मैं उस एक सवाल पर वापस आना चाहता हूं जो मैंने पहले उठाया था। हाँ, वो लाइबिलिटीज वाला सवाल। स्रोत सामग्री में मौजूद भारतीय अदालत के उस फैसले में नदियों के ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज का स्पष्ट जिक्र किया गया था। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे मूवमेंट के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। जरा इस पर विचार कीजिए। अगर कनाडा की मैकपाई नदी के पास प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ हर जाने का मुकदमा करने का अधिकार है और भारतीय अदालत के अनुसार गंगा और यमुना के पास एक जीवित इंसान की तरह ड्यूटीज और लायबिलिटीज भी हैं, तो सोचिए कि अगर भविष्य में कोई नदी जिसे बाकायदा एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है अपना रास्ता बदल लेती है, अगर वो भयानक और विनाशकारी बाढ़ लाती है और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देती है, हजारों लोगों के घर उजाड़ देती है, तो क्या उस स्थिति में उस नदी पर जान माल के नुकसान के लिए हर जाने का मुकदमा किया जा सकता है? और यदि हाँ, तो एक नदी अपना जुर्माना कैसे भरेगी? क्या भविष्य में इंसानों की तरह नदियों को भी अपनी देनदारियों से बचने के लिए किसी तरह का बीमा करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा? ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो हिस्सा है जिसका जवाब अभी किसी भी अदालत के पास स्पष्ट रूप से नहीं है। ये एक ऐसा उकसाने वाला प्रश्न है जो इस पूरे आंदोलन के व्यवहारिक भविष्य को चुनौती देता है। सैद्धांतिक रूप से अधिकार देना एक बात है, लेकिन जब बात जवाबदेही तय करने की आती है तो ये पूरी तरह से एक अलग खेल बन जाता है। क्या हम सच में प्रकृति पर इंसानी कानून थोप सकते हैं? और यही वो दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। अधिकारों, आस्था और प्रकृति की इस उलझी हुई लेकिन बेहद जरूरी कानूनी दुनिया में आगे क्या होगा, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और प्रकृति को एक नए नजरिए से देखते रहिए।